नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ओरिजिनल प्रश्न पत्र कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य को हम इसका अध्ययन करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रश्न नंबर 1 से 5 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हार एक विराम है, जीवन से महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत। संस्कृत पर जो मिले वह भी सही, यह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, लघुता न मेरी अब छुओ तुम। ओ महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। पद्यास में कवि ने हार किसे माना है? त्याग को, विराम को, वरदान को। तो देखो, विराम को माना है कि वो रुकेगा नहीं। कर्तव्य की राह पर चलते हुए कवि क्या संकल्प धारण करता है? इस मार्ग में कष्ट आने पर वह अपना मार्ग बदल लेगा नहीं। इस मार्ग में चाहे कितने भी कष्ट आए इस मार्ग में भागेगा नहीं। इस मार्ग में असफलता मिलने पर वह दूसरे मार्ग खोज करेगा। इस मार्ग पर चलकर वह सफल अवश्य होगा। तो द उत्तर है इसमें। इस स्थान की पूर्ति करो कि कवि के अनुसार जीवन क्या है? महासंग्राम है। पद्यांश में कवि ने वेदना को न त्यागने की बात कही है। देखो, किसको न त्यागने की बात की गई है? वेदना को। ठीक है, वेदना को नहीं त्यागने की बात कही कवि ने कर्तव्य के मार्ग में हार या जीत जो भी प्राप्त को स्वीकार करने की बात कही है। तो ये हो गए पहले। अब देखो, प्रश्न नंबर 6 से 10 अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के फिर आपको उत्तर देने हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छाया के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाया के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा हो तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में सूख चुका, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाला चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते और उनके मजे बाद में लेते हैं उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। प्रश्न नंबर 1 कि जिंदगी का मजा कौन उठा सकता है? फूलों की छां में खेलने वाले, फूलों की छां के नीचे सोने वाले, जो कभी रेगिस्तान नहीं गए, कठोर श्रम करने वाले तथा कठिनाइयों से जूझने वाले, यानी चौथा। प्रश्न नंबर 7 उपयुक्त गंजास का उचित शीर्षक होना चाहिए। फूलों का महत्व, पानी का महत्व है, सच्चा जीवन, रेगिस्तान का महत्व। तो यहाँ पर सच्चा जीवन है। प्रश्न नंबर 8 सुखों का स्वाद उन्हें मिलता है जो पहले सुख भोगते हैं तथा उसका मूल्य बाद में चुकाते हैं। ये बात गलत है भाई। प्रश्न नंबर 9 जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है वे व्यक्ति ही जिंदगी का मजा उठा सकते हैं। ये बात भी गलत है। पानी में स्थित अमृत वाले तत्व को रेगिस्तान में कभी न रहने वाले की पहचान सकता है। पानी में स्थित अमृत वाले तत्व को रेगिस्तान में कभी न रहने वाला ही पहचान सकता है। ये बात भी गलत है। गलत ये भाई, क्यों रेगिस्तान वाला क्यों नहीं पहचान सकता? वो पानी में जाए तो हाँ सीधा रेगिस्तान में रहे। वैसे तो ये सही बात है, सही बात है भाई। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निम्न लिखो। कन्या भ्रूण हत्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, जल और वन, अनेकता में एकता। ये 4 बिंदु हैं, इनमें से आप किसी पर लिखो। हालांकि ज़्यादातर कोरोना एक महामारी इस पर ही बार बार निबंध पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 फीचर लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 13 समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से होते हैं? पता ही है आपको 6 ककार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कौन, कब, कहाँ, किसे, क्यों और कैसे। शायद यही 6 ककार होते हैं, फिर भी आप अपनी पुस्तक में और देख लेना। कौन, कहाँ, क्यों, कब, किसे, कैसे। प्रश्न नंबर 14 हो गया। 15 संपादकीय की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 15 मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर फीचर लिखना है आपको। मोबाइल किस प्रकार से नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है? खंड 6 क्या है? अभी ये थोड़ा कट गया क्या? 16 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा कट गया है, फिर भी आपको ये गद्यांश पढ़ना है। और फिर पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? फिल्म निर्माता प्रतिदिन देहात में जाकर क्यों बैठा रहता था? फिल्म निर्माता को बरसात में फिल्म की शूटिंग क्यों बंद करनी थी? फिल्म निर्माता को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। टिप्पणी कीजिए। तो देखते हैं इनमें से यहाँ कोई प्रश्न है क्या?
देखो बारात के दिन आ गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। हमारे बारात के दिन आए, देखो पैसे नहीं होने के कारण शूटिंग बंद थी। तो देखो ये गए रहा, गए का उत्तर हो गया। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निर्वाक के दिनों से प्रशांत की सास सस्य अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकसीने के साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा करते थे। आकाश में एक काला बादल दिखाई देता था और मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता हूँ बादल बहुत बड़ा हो जाए। कि फिल्म निर्माता प्रतिदिन देहात में जाकर क्यों बैठा रहता था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में शायद बरसात होगी। सासा में अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीक को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठते थे कि आकाश में एक भी बादल दिखाए, मुझे लगता है कि बरसात होगी। अगला देखो, फिल्म निर्माता को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि बरसात का इंतजार करता था। मैं इच्छा करता हूँ वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, क्योंकि वो बरसात का शॉट लेना चाहते थे तो प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजा है। निगाह चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांदा जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुमसे विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? शायद कोई प्रेमचंद का पाठ होगा, उससे कोई इतिहास लिया होगा, बाकी आप देख लेना। ये किसकी उक्ति है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? देखो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया कि जैसे महीना पूरा होता है उस दिन पेमेंट मिलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे घट जाता है, पेमेंट लग जाता है, वो निश्चित होता है। क्या आप एक पिता के इस व्यक्ति से सहमत है? सहमत वाली तो बात नहीं भैया, सहमत वाली है। रिश्वत अच्छी बात थोड़ी है। निम्नलिखित पद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यास को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को दूसरों ने कोई कहकर मीरा क्या व्यक्त करना चाहती है, क्योंकि मीरा भगवान की भक्ति में विलीन है। मीरा ने अपने प्रेम की बेल को कैसे बोया, उसका प्रतिफल उसे किस रूप में प्राप्त होने लगा। छोटे छोटे प्रश्न कटे हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों इसमें। ये एक ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो जोधपुर के विद्यार्थियों ने भेजा है, आप देख सकते हैं। अथवा में ये है प्रश्न नंबर 18। देखो ये स्पष्ट नजर आ रहा है। प्रश्न नंबर 18 क्या है? मियाँ नसरुद्दीन को नरनवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? 19 पथिक कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 20 नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? 21 नसरुद्दीन के अनुसार उसके बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने क्या फरमाया था? अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटना को वर्णन किया गया है? 23 मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप से करती है, वह रूप कैसा है? प्रश्न नंबर 24 पथिक का मन कहाँ विचरण जाता है? खंडदय। लेखक ने लता का गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? लेख कितने प्रकार का होता है? रेगिस्तान की पूर्ति कर लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री। 3 ताल मात्राओं का ताल है। रेगिस्तान क्या है? आप अपनी पुस्तक में देख लेना। मेरा उद्देश्य आपको केवल पेपर बताना है जो जोधपुर के किसी विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया है। प्रश्न नंबर 29 राग मालकोस भैरवी थाट का राग है जिसमें रे और पै वर्जित है, सही है या गलत है? 30 जल दिले धीमी ले को कहा जाता है, सही या गलत? तो इतने ही प्रश्न यहाँ पर आए प्यारे विद्यार्थियों। आपने ये वीडियो देखा, ये जोधपुर का मूल प्रश्न पत्र है, किसी विद्यार्थी ने भेजा है। मैंने आपके सामने पढ़कर सुना दिया। एक आध प्रश्न कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसकी सहायता ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो भी आपके पास जो अंग्रेजी के पेपर है, आप उन अंग्रेजी के पेपरों को भेज दो, हम अपने सर से इनको हल करवा कर आपके चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। फिर आप मिलान कर लेना कि आपके कितने प्रश्न सही है और कितने प्रश्न गलत हैं। तो अंग्रेजी का जो भी पेपर है आप अपलोड कर सकते हैं। अब आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है ये 9772875969। इन नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सअप कर देना। अगर आप अन्य पेपरों को भी अपलोड करवाना चाहते हो, हालांकि अन्य विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है, अगर अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, तो हम उनको भी अपलोड कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।